बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिशू। यानी हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 जो सेल एंड टिशू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेल को डिटेल के साथ पढ़ा। यानी सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और सेल के स्ट्रक्चर क्या थे। सेल मेम्ब्रेन था, सेल वाल था, और सेल में जो ऑर्गेनली हमारे पास जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर थे, फिर उनके फंक्शन थे, और फिर उन्हीं की हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। यानी हमने हर एक ऑर्गेनली के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब जो हमारा जो दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का वो है टिशू। यानी जो हम टिशू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यानी टिशू किस चीज़ से बने होते हैं, हमारे बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ टिशू है। यानी अगर हम टाइप्स ऑफ मेनली हम सेल में जो हमने पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो टिशू भी हम मेनली प्लांट टिशू और एनिमल टिशू ही पढ़ेंगे। जिस तरह हमें पता है कि जो लीडर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो वो कुछ ये है कि हमारे पास डिफरेंट सेल सेल आपस में मिलकर हमें हमारे पास टिशू बना लेते हैं, और फिर टिशू डिफरेंट टिशू आपस में मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, और फिर ऑर्गन कंबाइन होकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और इवेंचुअली डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब हमारे पास यानी यहाँ से भी जाहिर है कि जो टिशू जो सेल थे, यानी कुछ सेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टिशू बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो टिशू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन। यानी टिशू जब बनता है तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिशू बना लेते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे। जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये कॉमन फंक्शन कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ टिशू है, और फिर हर एक टिशू का जो कॉमन फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह अब पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है कि टिश्यू मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। यानी वही बात है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और वही ग्रुप जो हमें एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, हम टिश्यू कहेंगे। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना है उसमें से हर एक सेल एक दूसरे पे डिपेंड करता है। यानी अगर सेल नंबर 1 अगर हम कंसिडर करें, तो वो सेल नंबर 2 पे डिपेंड करेगा, और सेल नंबर 2 सेल नंबर 1 पे डिपेंड करेगा। इसी तरह कुछ बातें होती है। यानी बहुत सारे हमने कहा था कि हमने वॉलवॉक्स कॉलोनाइजेशन में, यानी हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था जो कि वॉलवॉक्स था, कि उधर तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे थे, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ सेल थे उनमें से हर एक सेल इंडिपेंडेंट था। यानी एक सेल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता था, बल्कि हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन था। लेकिन इसके बरअक्स हमने टिश्यू में ये पढ़ा कि वो सेल्स आपस में डिपेंडेंट होंगे। किस तरह डिपेंडेंट होंगे, यानी कुछ सेल होंगे जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और कुछ सेल होंगे जो उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने इन्हीं को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं। मैं ले लेता हूँ कि ग्लायल सेल्स, ग्लायल सेल्स। अब ग्लायल सेल्स नर्वस टिश्यू की कुछ सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट प्लस न्यूट्रेंट्स। किसको प्रोवाइड कर लेते हैं, न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स भी नर्वस टिश्यू के कुछ सेल्स हैं। यानी ग्लायल सेल्स ने न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड किया, यानी न्यूरॉन जो है वो ग्लायल सेल्स पे डिपेंडेंट है। और यही न्यूरॉन्स ग्लायल सेल्स के वास्ट प्रोडक्ट है, यानी इनकी जो वेस्ट प्रोड्यूस हो जाती है विद इन द सेल, यही न्यूरॉन्स ग्लायल सेल्स की वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाता है। अब इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है, हमें ये ज़ाहिर होता है कि ग्लायल सेल जो है वो यानी न्यूरॉन जो है वो डिपेंड करता है ग्लायल सेल पे। किस तरह डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूरॉन्स को ग्लायल सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर लेता है, न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड कर लेता है। न्यूट्रेंट्स आई मीन O2, CO2 एट्सेट्रा, ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह जो न्यूरॉन्स के लिए ज़रूरी होते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स डिपेंडेंट ऑन ग्लियल सेल। अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, यानी नर्वस टिश्यू में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 सेल ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ ग्लियल सेल्स, एक ले लेता हूँ मैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन भी एक सेल है। ये न्यूरॉन जो है वो ग्लियल सेल्स पे डिपेंडेंट है। ये न्यूरॉन जो है वो ग्लियल सेल पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स यानी ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड कर लेते हैं, वो ग्लियल सेल्स प्रोवाइड कर लेते हैं। दूसरा जो फंक्शन है, न्यूरॉन्स को जो सपोर्ट, हर एक सेल के लिए सपोर्ट होते हैं ना, तो न्यूरॉन भी सेल है, इसको सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया है? इन ग्लियल सेल ने प्रोवाइड किया है। अब यानी न्यूरॉन्स इस पे डिपेंड करते हैं। और न्यूरॉन्स क्या कर लेता है कि आपने मेरे साथ ये अच्छाई कर ली, तो मैं आपके साथ भी कोई अच्छाई करना चाहता हूँ, और वो इनकी अच्छाई किया है। ग्लियल सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें हो जाती है, यानी वेस्ट जब इसमें प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो वेस्ट ग्लियल सेल्स खुद नहीं लेकर जाता, बल्कि वही न्यूरॉन आ जाते हैं, उसके वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी जितनी भी टिश्यू है, उसमें से हर एक सेल एक दूसरे पे डिपेंड करता है। यानी हर एक अपने लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हर एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ ये करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा। अगर हमें मस्कुलर टिश्यू की स्केलेटल टिश्यू की बात करूँ, तो स्केलेटल टिश्यू में कुछ सेल होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, यानी वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कंट्रैक्शन कर लेते हैं। अगर मैं मेटाबॉलिक कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, यानी ये मेटाबॉलिक कोऑर्डिनेशन इन्हीं में आ गए कि कुछ सेल कंट्रैक्शन के लिए, जब जब हम चलते हैं ना, तो हमारे सेल जो है इनमें हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली होता है। कुछ सेल रिलैक्स होते हैं, कुछ सेल कंट्रैक्ट होते हैं। और उन्हीं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सेल्स जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर लेता है? दूसरे सेल प्रोवाइड कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी टिश्यू हमारे पास बनते हैं, जितनी भी टिश्यू बनते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। जहाँ इंडिपेंडेंट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू का है ही नहीं, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे पास, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो हमारे पास कॉलोनीज बना लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल था वॉलवर्क्स। वॉलवर्क्स में एक कॉलोनी बनते हैं, उसमें से हर एक सेल की एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। हर एक अपने लिए काम करता है, अपने काम से उसका गर्ज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम जो टिश्यू पढ़ते हैं, तो टिश्यू की जितनी भी सेल थे, वो आपस में डिपेंडेंट थे। यानी अगर हम ब्रॉडली अगर टिश्यू की टाइप्स पढ़ें, तो हमारे पास प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। अब हम प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे। इसलिए अगर हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, अगर हम प्लांट टिश्यू पढ़ना चाहें, तो मेनली हमारे पास प्लांट टिश्यू के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सिंपल टिश्यू, दूसरा है हमारे पास कंपाउंड टिश्यू। इन इस प्लांट टिश्यू को जब हमने स्टडी किया, तो हमने क्यों इसको डिफरेंशिएट किया कि नहीं ये सिंपल टिश्यू है और ये कंपाउंड टिश्यू है? इसका बेस क्या बना? उसका बेस जो था वो था सेल। यानी टिश्यू को तो हमने ये कहा कि टिश्यू फॉर्मेशन होती है ग्रुप ऑफ सेल से। अब जब हम प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप बने। यानी हमारे पास एक सेल ग्रुप इन प्लांट्स 2 टाइप्स थे। एक तो वो ग्रुप था जिसमें सेल जो थे वो सिमिलर थे, यानी सिमिलर सेल थे। और एक ग्रुप वो था जिसमें जो सेल्स का जो ग्रुप बना था वो सिमिलर नहीं थे, यानी नॉन सिमिलर थे। ग्रुप ऑफ सेल, दोनों ग्रुप ऑफ सेल थे, लेकिन एक ग्रुप बना था, वो सिमिलर सेल से बना था, यानी वो सारे सेल एक जैसे थे, जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। और एक ग्रुप हमने ये पढ़ा कि जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, हमने जब प्लांट टिश्यू को साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो उसमें से एक ग्रुप बना था सेल का, जो आपस में सिमिलर नहीं थे। था ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन वो सेल आपस में सिमिलर नहीं थे। तब भी हम इसको टिश्यू कहेंगे, क्योंकि हमने टिश्यू की डिफिनेशन किस तरह की कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ भी हम इसको टिश्यू कहेंगे,
ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई क्यों किया कि एक जो ग्रुप ऑफ सेल था वो सिमिलर सेल थे और एक जो ग्रुप ऑफ सेल था वो नॉन सिमिलर सेल थे। टिश्यू को हमने ये भी टिश्यू है और ये भी टिश्यू है। अब वो टिश्यू जो सिमिलर सेल से बने थे उसको हमने कहा कि सिंपल टिश्यू। यानी सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होंगे जो ग्रुप ऑफ सेल से बना है लेकिन वो हर एक सेल एक जैसे है, वो सिमिलर है। सिमिलर मीन्स एक जैसे। और वो ग्रुप ऑफ सेल जो बने थे नॉन सिमिलर सेल से उसको हमने टिश्यू बोला, लेकिन कौन सा टिश्यू? कंपाउंड टिश्यू। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है उसका बेस क्या था? सेल था, यानी सेल ग्रुपिंग थी। अगर हम सेल ग्रुपिंग, यानी सेल ग्रुपिंग किस तरह हुई है? सिमिलर सेल की हुई, सिमिलर सेल्स की ग्रुप बनी है या कंपाउंड सेल की ग्रुप बनी है? अब अगर सिमिलर सेल की ग्रुप बनी है उसको हमने सिंपल टिश्यू बोला। अगर डिफरेंट नॉन सिमिलर सेल की ग्रुप बनी है उसको हमने कंपाउंड टिश्यू बोला। अब हमने यहाँ भी एक्सटेंड किया, लेकिन अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज सिंपल टिश्यू, तो ओनली वन टाइप सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी सिमिलर सेल्स, यानी सारे सेल एक जैसी होंगे, उस हम ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू को मजीद क्लासिफिकेशन हुई। किस तरह हुई? एक क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ी कि प्लांट टिश्यू में जो ग्रुप बना है वो सिमिलर सेल का है या नॉन सिमिलर सेल का है। जो सिमिलर सेल का था उसको हमने कहा कि सिंपल टिश्यू, जो नॉन सिमिलर सेल का था उसने हमने कहा कि कंपाउंड टिश्यू है। लेकिन अभी ये जो सिमिलर सेल का जो ग्रुप बना है, इनमें ये भी तो हो सकता है कि ये जो सेल बने हैं, सिमिलर सेल तो बने हैं, सारे सेल सिमिलर है, इनमें एबिलिटी टू डिवाइड है, एबिलिटी टू डिवीजन या एबिलिटी ऑफ डिवीजन है कि नहीं है। जिस सेल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, सारे एक जैसे सेल है, लेकिन इन्हीं सेल में एबिलिटी ऑफ डिवीजन है कि नहीं है। तो इस बेस पे हमने सिंपल टिश्यू को मजीद, अब कंपाउंड टिश्यू पे हम इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे, इनकी अपनी क्लासिफिकेशन है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू, यानी कंफ्यूज नहीं होना। अब कंपाउंड टिश्यू को फिलहाल छोड़े, हमने सिंपल टिश्यू पढ़ना है। अब इस सिंपल टिश्यू में हमने कहा कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, और ये जो ग्रुप बना है सिमिलर सेल का उनमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है कि नहीं है। यानी वो ग्रुप ऑफ सेल, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मैं सिंपल टिश्यू पढ़ रहा हूँ, तो वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है तो उसको हम कहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सिंपल टिश्यू। तो वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनमें एबिलिटी नहीं है ऑफ डिवीजन, किस चीज़ की एबिलिटी नहीं है? डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सिंपल टिश्यू। इसलिए अब हम परमानेंट अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि अब यह सिंपल टिश्यू की हमने क्लासिफिकेशन की। अब हर एक क्लासिफिकेशन हम मजीद पढ़ेंगे और उनकी जो मजीद क्लासिफिकेशन है अब वो पढ़ेंगे। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हमने कहा कि इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अगर आप हेडिंग देना चाहो, एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैं इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एम्ब्रियोनिक में इस देखो, हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन में, आप लोगों को आता होगा कि फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो वो एम्ब्रियो बना लेते हैं, और वही एम्ब्रियो में कुछ चेंजेस आ जाती है जिससे होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको मैंने एम्ब्रियोनिक टिश्यू बोला, क्योंकि यही में ये इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है, इसी तो होल ऑर्गेनिज्म, इसी तो होल प्लांट बनेगा। इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है या ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है। यानी अगर आप इसको डिफाइन करो कि व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो फिर आप बोलोगे कि cells which have the ability to divide and produce new cells at growing points of plant। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है, which have the ability to divide, यानी उसमें डिवीजन की एबिलिटी है, एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, डिवीजन की भी एबिलिटी है और नए सेल्स पैदा करने की भी एबिलिटी है। कहाँ पे? ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट, यानी जहाँ पे प्लांट ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से पॉइंट्स है? रूट्स है, शूट्स है, लीव्स है, स्टेम्स है, इन सारे पॉइंट पे प्लांट ग्रोथ कर लेता है।
यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने इस तरह डिफाइन किया कि इट इज़ अ ग्रुप of similar cells which have the ability to divide and produce new cells at growing point of plant is called as meristematic tissue, and meristematic tissue is also known as a embryonic tissue. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो बाकी टिश्यू से है उससे मुख्तलिफ है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है डेंस साइटोप्लाज्म, यानी इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस होगा। जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये साइटोप्लाज्म है, ज़्यादा कलर्ड होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। ये लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में, हमने पढ़ा था कि हमारे पास DNA एंड RNA होते हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है सेल के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें DNA एंड RNA यानी ये एक्टिव है। ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि इन्हीं ने तो डिवाइड होना है। इसकी तो प्रॉपर्टी थी कि ये डिवाइड हो जाए और नए सेल प्रोड्यूस करे, इसलिए इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, वो एक्टिव होता है, क्योंकि वो उन्होंने तो इसको ऑर्डर करनी है डिवीजन की, इसलिए कुदरत ने इसका जो न्यूक्लियस रखा होता है वो न्यूक्लियस बड़ा रखा हुआ होता है उसमें। अब जो तीसरी बात है उसमें स्मॉल आर नो वैक्यूल्स, या इसमें जो वैक्यूल है या तो ये छोटे हैं या बिल्कुल है ही नहीं। अब ये क्यों है? अगर है छोटा है तो क्यों है? अगर बिल्कुल है नहीं तो क्यों है? क्योंकि वैक्यूल को हमने पढ़ा था कि वैक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, यानी वैक्यूल की जो फंक्शन है वो ये था कि वो सेल के लिए वो पानी पानी स्टोरेज करे, यानी वाटर स्टोरेज उसका फंक्शन था। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इसका फंक्शन तो स्टोरेज के साथ बिल्कुल है ही नहीं। इन्हें तो डिवाइड होना है, इन्हें तो आप नए सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, इसलिए इसका जो फंक्शन है वो वाटर स्टोरेज के साथ रिलेटेड नहीं है। वाटर स्टोरेज के लिए अपने अपने टिश्यू होते हैं, इसलिए अब अगर इसमें वैक्यूल पाया भी जाता है तो बहुत छोटा पाया जाता है, जो बहुत थोड़े से पानी स्टोर कर सके, या बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इसको पानी स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसका फंक्शन ही नहीं है कि पानी स्टोर कर सके। इन्हें तो डिवाइड होना था, इसलिए इसमें जो वैक्यूल है या बहुत छोटा होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। अब इसका जो है वो 3 वाल होते हैं। अब इसका जो पांचवा जो फंक्शन है वो है इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इसमें स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी अगर एक सेल यहाँ पर है तो दूसरा सेल यहाँ पर भी है, चौथा सेल यहाँ पर भी है, पांचवा सेल यहाँ पर भी है, ये पांचवा हुआ। अब इन्होंने तो डिवाइड होना था ना, अब इन्होंने आपस में डिवाइड होना है, इस सेल ने आपस में डिवाइड होना है, इसलिए आपस में इसकी कनेक्शन नहीं होती, इसकी स्ट्रांग कनेक्शन नहीं होती, इसकी इस तरह स्ट्रांग कनेक्शन नहीं होती। प्लाज्मोडेस्माटा से जो कनेक्शन होती है सेल टू सेल वो उसकी नहीं होती, बल्कि इन्होंने डिवाइड होना है, इसलिए इसमें सेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं इन इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि हमने पढ़ा कि हमने सिंपल और कंपाउंड टिश्यू पढ़ा, फिर हमने मेरे जो सिंपल टिश्यू थे हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा परमानेंट टिश्यू है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, देखो अब इस सेल ने तो डिवाइड होना था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी थी वो तो डिवीजन की थी। अब सेल जो डिवीजन करता है, सेल यानी सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब ये सेल डिवाइड होगा तो उसकी वजह से, जब सेल बढ़ेंगे तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होगी। अब ये जो ग्रोथ है ये 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है। एक ग्रोथ होती है, एक प्लांट की इस तरह ग्रोथ होती है, यानी लेंथ इसकी इंक्रीज होती है। एक प्लांट की इस तरह ग्रोथ होती है, यानी उसकी वेथ इंक्रीज होती है। अगर प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो उसके लिए अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट्स की जो डिवीजन करेगा और प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर वेथ में इंक्रीज आ जाए तो उसके लिए अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो वो आपस में डिवाइड होंगे और प्लांट को इस तरह, प्लांट की कुछ वेथनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो बढ़ेगी। इसलिए हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो जिसमें एबिलिटी टू डिवाइड है, जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है। इसलिए जो 2 टाइप्स ऑफ हमने कहा कि हमने 2 टाइप्स ऑफ
ग्रोथ होती है। एक होती है ग्रोथ लेंथ वाइज ग्रोथ, और एक होती है इसकी वेथ में ग्रोथ। अब एपिकल मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो हमने दो में डिवाइड किया। इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम और दूसरे को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है मेरिस्टेम है वो टिश्यू प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, यानी ये वो टिश्यू है, ये वो टिश्यू होंगे जो रूट के एपेक्स में यानी उसके सिर पे जो उसका किनारा होता है उस पे पाए जाते हैं, रूट्स में भी और शूट्स में भी। रूट्स तो हमें पता है कि अंडरग्राउंड जो पार्ट है प्लांट का उसको हम रूट कहते हैं। अब ये शूट क्या होता है? शूट से मुराद हमारा स्टेम भी है, शूट से मुराद हमारा लीव्स भी है, शूट से मुराद हमारे पास फ्लावर भी है। यानी वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो अंडरग्राउंड ना हो, उसमें स्टेम भी आ सकता है, उसमें लीव्स भी आ सकते हैं, उसमें फ्लावर भी आ सकता है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस भी आ सकते हैं। अब शूट के फिर हमारे पास टू टाइप्स शूट है। एक होता है मेन शूट। ये मेन शूट वो शूट होता है, देखो जब हम नया सीड लेंगे, जब सीड से कुछ बड एराइज हो जाता है और फिर इन्हीं से ब्रांचेस निकल जाती है, इन्हीं सीड से जब ब्रांचेस निकल जाती है लीव्स आ जाते हैं और फ्लावर बन जाता है। और कुछ ऐसी होती है कि इन्हीं ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस बन जाते हैं। अब जो इस सीड से जो ब्रांचेस निकली है इसको हम कहेंगे मेन शूट। और इन ब्रांचेस से जो मजीद मेन शूट से जो मजीद ब्रांचेस निकली हुई होती है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी शूट। अब हम बात कर रहे थे एपिकल मेरिस्टेम में। अब एपिकल मेरिस्टेम में टिश्यू प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, यानी ये वो टिश्यू है जो एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट, रूट्स में भी पाए जाते हैं उसके एपेक्स पे और शूट्स के एपेक्स में भी पाए जाते हैं। अब ये क्या करेगा? ये प्लांट्स के लेंथ में इंक्रीज करेगा। हम एपिकल मेरिस्टेम पढ़ रहे थे। अब एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स एलोंगेशन, यानी वो उसको एलोंगेट करेगा, वो उसकी लेंथ इंक्रीज करेगा ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम या शूट एंड रूट। अब वो एलोंगेशन ऑफ द प्लांट जिसमें स्टेम और रूट की जो एलोंगेशन होती है वो उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है वो काज करता है प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम काजेज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन सा ग्रोथ होता है? प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ होता है जिसमें एलोंगेशन होती है, इंक्रीज ऑफ द साइज होती है किसकी? स्टेम की और रूट्स की। अब दूसरा हम पढ़ रहे थे, हमने टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़े थे ना, ये तो एक टाइप्स ऑफ ग्रोथ हुआ क्योंकि उसकी इंक्रीज उसके प्लांट की साइज में इंक्रीज आ रहा था। अब ये इंक्रीज ये तो हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ वाइज इंक्रीज आ रहा था। अब हमारे पास जो वेथ वाइज इंक्रीज भी तो आ सकता है, उसको हमने कहा कि ये लेटरल मेरिस्टेम है। यानी ये वो टिश्यू होंगे जो लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट, यानी रूट और शूट को लेटरल साइड पे इस तरह उसकी वेथ इंक्रीज करेंगे। इसका फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द रूट एंड शूट, यानी ये थिकनेस इंक्रीज करते हैं रूट एंड शूट को। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पाए जाते हैं एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। अब इसका फंक्शन क्या था? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन ये था कि वो डिवीजन करते हैं, उसके सेल डिवीजन करते हैं। अब ये डिवीजन अगर आप रूट्स की सेल में ये एक सेल है, ये डिवाइड हो जाए, ये 2 में डिवाइड हो जाए, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में, इस तरह सेल हर एक सेल डिवाइड हो जाएगा, हर एक सेल डिवाइड हो जाएगा। ये एक सेल है, ये 2 में डिवाइड हुआ और फिर ये एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है और उनमें से फिर एक 2 में डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसकी वजह से लेंथ में इंक्रीज आ जाता है, चाहे स्टेम है या चाहे शूट है या रूट है। जो एपेक्स ऑफ द रूट शूट में होते हैं और वो उसकी लेंथ में इंक्रीज कर जाते हैं उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और जो एपेक्स ऑफ द रूट एंड शूट में होते हैं और वो उसकी थिकनेस में इंक्रीज काज करते हैं उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा जो टाइप था वो था हमारे पास मेरिस्टेम, हम सिंपल टिश्यू पढ़ रहे थे। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। फिर हमने कहा कि सेल में ये वन टाइप ऑफ सेल से तो बने हैं, इसमें डिवीजन है कि नहीं है? इसमें तो डिवीजन था, इसलिए हमने इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू बोला कि इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन थी। अब इस परमानेंट टिश्यू में एबिलिटी ऑफ द डिवीजन नहीं है, इसलिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी।
अब ये परमानेंट टिश्यू जो है, ये टिश्यू हैविंग लैक ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, यानी वो परमानेंट सिंपल टिश्यू है तो सिंपल टिश्यू, वो सिमिलर सेल से बने हैं, लेकिन इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है। इसलिए हमने इसके जो टाइप्स हैं वो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है, हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है, हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू है। इसके मज़ीद जो हमने क्लासिफिकेशन की है, थ्री क्लासिफिकेशन हमने इसको किया है। अब वो इसको मैंने इसलिए इस ग्राफ फॉर्म में बना लिया है ताकि फिर स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए कि हम कौन सा डिवीजन पढ़ रहे थे। देखो स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास एक सिंपल टिश्यू थे, एक कंपाउंड टिश्यू थे। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू थे जिसमें जो सिमिलर सेल से बने थे। कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यू थे जो नॉन सिमिलर सेल से बने थे। इस कंपाउंड टिश्यू को भूल जाओ, ये हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम इस सिंपल टिश्यू में जो सिमिलर सेल से बने थे उसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन थी, तो हमने उसको कहा कि मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। उसकी अपनी क्लासिफिकेशन थी, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। और वो टिश्यू जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं थी, थे तो वो सिंपल टिश्यू, लेकिन एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं थी, तो उसको हमने परमानेंट टिश्यू बोला। और उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ यूँ है, यानी हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है, हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है, हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू है। अब एपिडर्मल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी ये वो टिश्यू है जो आउटर मोस्ट जो सेल को या जो प्लांट को या जो ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। यानी इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? वो आउटर मोस्ट लेयर बनाने की। यानी अगर प्लांट बना है तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी जो आपको दिखाई देती है, वो किससे बनी होगी? वो हमारे पास परमानेंट टिश्यू से बनी होती है। इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास क्या थी? एपिडर्मल टिश्यू से बनी हुई होगी। अब इसकी जो अच्छा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लीफ स्टेम एंड रूट्स, यानी लीफ स्टेम एंड रूट्स, यानी प्लांट की जो भी आपको पार्ट्स दिखाई देता है उसमें जो सबसे जो आपको दिखाई देता है वो हमारे पास कौन से टिश्यू होंगे? वो एपिडर्मल टिश्यू होंगे। और एपिडर्मल टिश्यू परमानेंट टिश्यू का टाइप्स है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो किस तरह है? ये इसका जो शेप है, वो जो सेल्स है यानी जो टिश्यू है, ये हमारे पास फ्लैटेड होंगे या इरेगुलर शेप होगा। और इसका जो हमारे पास जो सेलवाल होगा वो कितना वो कैसा होगा? वो थिक होगा। क्यों थिक होगा? क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनानी है। अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि अगर इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो हार्मफुल मटेरियल है वो इसमें इजीली अंदर जा सकते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, इस वजह से तो इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। ये आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं, इसलिए तो ये जो हार्मफुल मटेरियल है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इसमें स्पेसेस होती तो वो जो इसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता। जो इसका मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। इसलिए कुदरत ने इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस, बाय द वर्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स अ स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो कुदरत ने एपिडर्मल टिश्यू में स्पेस, सेल के दरमियान स्पेस नहीं बनाया। अब इसका फंक्शन, मेनली फंक्शन क्या है? जिस तरह हमने कहा कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तब अब स्टेम में द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर कवर्ड विद वैक्सी मटेरियल। अब जो इसका जो वाल होगा, यानी इसका जो सेल वाल होगा वो वैक्सी मटेरियल से बना होगा स्टेम में। वो क्यों होगा? अगर वो वैक्स से बना हुआ होगा तो उसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेगा। जो हार्मफुल सब्सटेंस इसमें अंदर जाना चाहता है तो वो उसमें स्टक हो जाएगा। या इसका इस मिक्सी मटेरियल का ये भी फंक्शन है कि अगर इससे वाटर लॉस होता है तो उसमें वाटर लॉस को ये प्रिवेंट कर लेता है। इसलिए स्टेम में ये कवर होता है। इस पे एक ये अगर ये स्टेम में एक सेल है तो इसको एक वैक्सी मटेरियल ने कवर हुआ होता है, इस पे एक वैक्सी मटेरियल लगा होता है। अब लीव्स में इसमें स्मॉल ओपनिंग्स पाए जाते हैं, लीव्स में उसमें स्मॉल ओपनिंग पाए जाते हैं, और वो स्मॉल ओपनिंग्स में हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? इट इज द स्मॉल ओपनिंग present in leaves which is actually epidermal, made of epidermal tissue. अब ये जो स्टोमेटा है इसका फंक्शन क्या है? देखो, इनिमल अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास जो रिस्पायरेशन है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसके लिए कुदरत ने अपना एक ऑर्गन बनाया है, वो ऑर्गन है लंग्स। अब प्लांट में तो लंग्स नहीं है ना, लेकिन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है अपनी नीड को पूरे करने के लिए, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसीड करने के लिए। और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कुदरत ने इसके लिए क्या बनाया है? स्टोमेटा बनाया है।
जो स्मॉल ओपनिंग होता है उस पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे गैसेस की एक्सचेंज हो जाती है विद द एटमॉस्फेयर या विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। हम परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू के हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने की है। एक एपिडर्मल की है, एक ग्राउंड की है और एक सपोर्टिंग की है। एपिडर्मल को हमने पढ़ लिया। अभी जो है हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ रहे हैं। ये ग्राउंड टिश्यू, इसकी लोकेशन क्या है, यानी ग्राउंड टिश्यू कहाँ पर होंगे? ये हर उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू नहीं है। यानी अगर आपने पढ़ा कि वो सेल जो सिमिलर सेल से बने हैं, वो टिश्यू जो सिमिलर सेल से बना है और उसमें डिवीजन भी है, उसमें लेक ऑफ डिवीजन है और वो एपिडर्मल टिश्यू भी नहीं है, तो वो कौन से टिश्यू होंगे? वो ग्राउंड टिश्यू होंगे। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। अब वस्कुलर टिश्यू मीन्स ये हम आगे पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मल के अलावा प्लांट में जो भी टिश्यू होगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा। ये किस चीज़ से बना होता है? ये कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल, यानी इसका जो सेल होता है उसकी जो वॉलिंग हुई होती है वो कैसे होती है? वो थिन होती है। एपिडर्मल टिश्यू के जो थे उसकी जो वॉलिंग थी वो कैसी थी? वो थिक थी। इसकी थिन होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे पैरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स है उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और उस सेल को हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा सेल। यानी ग्राउंड टिश्यू के जो सेल्स है उसको आप क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स। अब इस सेल का या इन टिश्यू का शेप कैसा होगा? या तो ओवल होगा, एग लाइक, या स्फीरिकल होगा, गोल, या पोलीगोनल होगा। पोली मीन्स मेनी, गोनल मीन डायरेक्शन, यानी या इसके इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये पोलीगोनल है। अब इस ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या है? एपिडर्मल टिश्यू का तो फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब इस ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये जो हमने पढ़ा था कि स्टोरेज ऑफ फूड, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स होते हैं जो स्टोरेज के लिए होते हैं। अब इस जो एपिडर्मल टिश्यू है, यानी ये पैरेन्काइमा सेल्स या ग्राउंड टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, इसका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ द फूड। यानी लीव्स में वो सेल्स, वो टिश्यू, अब लीव्स में वो टिश्यू जो स्टोर करते हैं फूड को, वो कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। और यही मेसोफिल टिश्यू, यानी लीव्स में हम ग्राउंड टिश्यू को हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। और इस मेसोफिल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हमारे पास क्लोरोफिल है। इस मेसोफिल टिश्यू में हमारे पास क्लोरोफिल पाई जाती है। और क्लोरोफिल क्या है, हमने जो इस चैप्टर का पहला पोर्शन था, हमने प्लास्टिड के ऑर्गेनेली में क्लोरोफिल को डिटेल के साथ पढ़े हैं कि क्लोरोफिल के टाइप्स कितने हैं, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल का फार्मूला क्या है और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है। और उस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस था। यानी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमारे पास प्रिपेयर फूड हो जाता है, हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। यानी जो ग्राउंड टिश्यू थे लीव्स में, हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं और यही मेसोफिल टिश्यू क्लोरोफिल इसमें होते हैं और ये क्लोरोफिल का जो फंक्शन है प्रिपेयर फूड है। अब इसका जो तीसरा जो था क्लासिफिकेशन था परमानेंट टिश्यू का, वो है सपोर्टिंग टिश्यू। यानी इस टिश्यू ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, इस टिश्यू ने फूड को स्टोर किया। अब ये जो टिश्यू है ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि सेल जो है ये आपस में डिपेंडेंट है। कुछ टिश्यू जो होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो तो या वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेते हैं। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये दूसरे टिश्यू है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेगा। अब एपिडर्मल टिश्यू है ये ग्राउंड और सपोर्टिंग को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेगा। इसमें स्टोमेटा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते थे। यहाँ तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये क्लोरोफिल ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? एपिडर्मल टिश्यू से लेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते थे। इसलिए हम कहते हैं कि जो टिश्यू है ये उसके जो सेल्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। अब ये सपोर्टिंग टिश्यू है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये जो सपोर्टिंग मैकेनिकल टिश्यू है जो स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ है। इसलिए हम कहते हैं कि एक कोलेनकाइमा है और एक स्क्लेरेनकाइमा है। यानी कोलेनकाइमा टिश्यू कौन से होते हैं? है तो सपोर्टिंग। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है तो सपोर्टिंग, प्रोवाइड सपोर्ट करेंगे। और सपोर्टिंग टिश्यू बेसिकली परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन में आती है। अब कोलेनकाइमा टिश्यू ये यंग स्टेम्स, यानी जो नए स्टेम्स जो बने होते हैं उसको हम यंग स्टेम्स कहते हैं। ये यंग स्टेम्स में होते हैं। ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ करता है उन्हीं
यंग स्टेम्स को। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये लिविंग है, इसकी सेल जो है वो एलोंगेटेड है, यानी इस तरह बड़े बड़े हैं, और ये पोलीगोनल इन शेप है। इसकी टिपरिंग एंड है, बाय टिपरिंग एंड इसके नुकीली एंड होते हैं, इस तरह एलोंगेटेड है, लेकिन इसकी जो एंड है वो टिपरिंग एंड है। ये कोलेनकाइमा टिश्यू की जो फंक्शन है, प्रोवाइड फंक्शन किया है, ये जो यंग स्टेम्स होते हैं वो इसको क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो हर्ब्स होते हैं हमारे पास या श्रब्स होते हैं, उस पर जितनी भी तेज़ हवा आ जाए तो वो टूटती नहीं है, वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर कोलेनकाइमा वो यंग स्टेम होते हैं ना, तो उस पर कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेते हैं, ताकि वो उसको टूटने से बचा लेते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा कहाँ है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? है तो सपोर्टिंग टिश्यू, लेकिन ये डेड है। वो इसकी जो वाल होती है वो क्या होती है, वो थिक होती है, और ये इसकी जो वाल होती है उस पर लिग्निन लगा हुआ होता है। लिग्निन हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने सिलवाल के जो हमारे पास सिलवाल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि लिग्निन किया है। अब सिलवाल की स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन आप देख ले तो वहाँ से लिग्निन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। और इसका फंक्शन क्या है? जब ये थिक वाल्ड है तो लाजमी बात है इन्होंने हार्डनेस प्रोवाइड करनी है। जब इसके थिक वाल है तो लाजमी बात है इन्होंने क्या प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। इसलिए तो इसका वाल थिक बना है। जब वाल जितना थिक होगा तभी तो वो इतनी ज़्यादा तो वो वही टिश्यू उतनी ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसकी जो वाल है वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि उसमें लिग्निन लगा होता है, और इसकी लिग्निन उस थिक वाल की वजह से वो क्या प्रोवाइड कर लेता है, हार्डनेस प्रोवाइड कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो मेन क्लासिफिकेशन थी वो ये थी कि हम प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे थे। प्लांट टिश्यू, उसमें हमने बात की कि एक तो सिंपल टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू जो सिमिलर सेल से बने होते हैं, और एक होते हैं कंपाउंड टिश्यू। और फिर सिंपल इसको हमने कहा कि हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब सिंपल टिश्यू में वो सिमिलर टिश्यू जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन हो, तो हमने कहा कि वो मेरिस्टेमेटिक में आते हैं। और फिर हमने कहा कि जिसमें एबिलिटी ना हो डिवीजन की, तो हमने कहा कि वो परमानेंट में आते हैं। मेरिस्टेमेटिक में हमने कहा कि ये तो इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन है, तो ये सेल की लेंथ और विड्थ में इंक्रीज करते हैं। जो लेंथ में इंक्रीज करते हैं उसको हमने कहा कि एपिकल मेरिस्टेम है। जो इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं, विड्थ में इंक्रीज कर लेते हैं, तो उस हमने कहा कि लेटरल मेरिस्टेम है। इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है, इसलिए हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था एपिडर्मल टिश्यू जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन था वो स्टोमेटा था, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते थे। और यहाँ जो था हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा जो था वो ग्राउंड टिश्यू था, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल थे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते थे, और दूसरा हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू आते थे, सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और सपोर्टिंग टिश्यू पर हमने 2 में डिवाइड किया था। एक था कोलेनकाइमा, दूसरा था स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।